नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली, महाविकास अघाड़ी को हार मिली, उसको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई। हरियाणा के बाद भी ये चर्चा हुई थी कि हरियाणा में भी जो है ईवीएम गड़बड़ी कर रही है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। महाराष्ट्र में भी यही कहा गया कि महाविकास अघाड़ी जो हारी है, उसकी वजह है चुनाव आयोग। ये भी कहा गया कि 47 लाख वोट नए जोड़े गए और वो जोड़े इसलिए गए कि बीजेपी के लोगों ने ये सब किया और महाविकास हारी नहीं, हराया गया उसको। ये नैरेटिव गढ़ा गया और ये सब लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ईवीएम का खेल है, वो सब खेल ईवीएम का है। लेकिन कल कल जो है इस बात को लेकर के जो विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें सारे विधायक जो महाविकास अघाड़ी के थे, उन लोगों ने भी शपथ ली। परसों कहा था कि हम शपथ नहीं लेने वाले हैं, चूंकि ये चोरी किया हुआ, हमारे वोटों की चोरी की गई है, हमें हराया गया है। जो आम नागरिक हैं उनको लगा था कि यह बड़ी अच्छी बात है और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सड़कों पर उतरेगी विपक्ष की पार्टियां और ईवीएम का सच क्या है, चुनाव आयोग कहां गड़बड़ी कर रहा है, ये सब हमारे सामने आएगा। क्योंकि लंबे समय से ये चल रहा है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, ईवीएम गड़बड़ी कर रहा है। इसके लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती हैं। तो एक एक जो है अजीब सा माहौल है पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के। हम बार बार कहते रहे हैं कि जो संविधान कहता है उसमें कहता है कि नागरिक जो वोट डाल रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे पता होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले भी जाकर के मिली चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने बड़ी मुश्किल से समय दिया और जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, हमने अपने सवाल रखे, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सब सवालों के सही सही जवाब देंगे हम। लेकिन जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको क्या मिला, सवाल ये खड़ा होता है और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई। ऐसा लगता है कि विपक्ष के भीतर भी ये भ्रम है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाना पटोले गए थे वहां भी, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो गए थे सोलापुर के गांव में जहां चुनाव कराने की बात थी, मॉक वोटिंग कराने की बात थी, जहां सरकार ने चुनाव रुकवा दिया 163 लगा करके। कई लोगों पे मुकदमे भी हुए उसको लेकर के, और कई कई मुकदमे, हमने कल भी बताया था कि कई कई मुकदमे उन पर डाल दिए, कई कई धाराओं में मुकदमे उन पर डाल दिए गए, 200 से ज्यादा लोग। और ऐसा लगा कि वो लोग समर्थन, विपक्ष समर्थन देना चाहता है और कह रहा है कि ये सही है। लेकिन कल जब विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के विधायकों ने ओथ ले ली, तो फिर लगा कि ये क्या है यार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक है। शरद पवार ने कहा कि जो हुआ सो हुआ और अब जो है हमको लोगों के बीच जाना चाहिए, आम आदमी के पास बीच जाना चाहिए, हमें काम करना होगा आम आदमी के बीच। तो कई तरीके के विचार निकल निकल करके आते हैं। ईवीएम गलत है या नहीं है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेता भी जो है वो एक मत नहीं है। कुछ लोग लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लड़ना चाहते हैं और ये सारी गड़बड़ियां जो है वो आम आदमी को परेशान करती है। अब एक चीज ये भी देखिए कि अडानी को लेकर के भी कितनी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी खास करके अडानी को लेकर के अड़े हुए हैं कि अडानी ने गड़बड़ी की है और लगातार कर रहे हैं। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि अडानी ने जिस तरह से देश में एक तरह से समझिए एक अधिकार जमा लिया है और जिस तरह से बाकायदा लिस्ट है दुनिया भर की कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी अडानी को लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों में गए, उन्हें प्रोजेक्ट दिलवाए। हालांकि इस बात को लेकर के संसद में चर्चा नहीं होने दी जाती, जब भी अडानी का जिक्र आता है संसद को बंद कर दिया जाता है। और अडानी के प्रसंग पे विपक्ष के दलों में भी फूट मच गई। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने घोषित तौर पे कहा कि हम उस पर अब बात नहीं करेंगे, हमें संसद चलानी है, और कांग्रेस से एकदम अलग नोट ले लिया। इसके पहले याद कीजिए कि जब पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी को लेकर के राहुल गांधी बेहद एग्रेसिव नोट पर थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे, तो शरद पवार ने कह दिया था कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं। तब भी राहुल गांधी जो एक मूड लेकर के चल रहे थे, जो एक अभियान लेकर के चले थे, उसको पंचर किया गया। तब शरद पवार जी ने पंचर किया था।
अब समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने पंक्चर किया। तो एक ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है, बार बार राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे को पंक्चर कैसे कर दिया जाता है? क्या राहुल गांधी राजनीति नहीं समझ रहे हैं? क्या राहुल गांधी बाकी पार्टियों को जो है एक साथ एक सूत्र में बांध करके विमर्श करके ये चर्चा नहीं करते? ये सवाल उठता है। और ये भी सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के भीतर ऐसे लोग हैं जो भाजपा के स्लीपर सेल हैं, जो भाजपा के लिए काम करते हैं? अब देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरह से, धीरेन्द्र शास्त्री को आप याद कीजिए, जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कार्यक्रम करवाया था कल्पनाथ जी ने, कमलनाथ जी ने, और कमलनाथ जी ने करवाया, उसके बाद वहां पे हार हुई। तमाम लोगों ने कहा कि भाई आप भाजपा के पीछ पर क्यों चले जाते हो? अभी पिछले दिनों फिर जो है धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे थे। इस बार जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, जो भाजपा, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, वो उनके साथ चल पड़े। तो ये क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी जो अभियान चलाते हैं या राहुल गांधी जिस रास्ते पे चलते हैं उस पर कांटे बिछाने का यही लोग काम करते हैं? उनके जो साथी दल है वो काम करते हैं, वो जो उनकी पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो काम करते हैं, ताकि राहुल गांधी का मिशन फेल हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये ख्याल आता है कि क्या विपक्ष के लोगों के भीतर भी जो है बीजेपी ने अपनी पैठ जमा ली, वो चाहे उनको डरा करके ईडी सीबीआई के माध्यम से, या उनको कुछ लालच दे करके, कुछ शेयर है उनका। अब देखिए, जो अजित पवार हैं, कल उनको जो है बरी कर दिया गया, कहा गया कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं है, और ट्रिब्यूनल ने उनकी जो संपत्ति जो जब्त की गई थी आईटी द्वारा उसको रिलीज कर दिया। तो ये तमाम बातों से ये लगता है कि राहुल गांधी लगातार अकेले पड़ जाते हैं, कांग्रेस के भीतर भी और जो इंडिया गठबंधन है उसके भीतर भी। अब सवाल उठता है कि फिर विपक्ष लड़े कैसे? गुजरात में जो हाल है, वो वहां कहा जाता है कि वहां विपक्ष लगभग खत्म कर दिया गया, और उसकी वजह है कि जो आप जैसे बिक सकते हो, आप जैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो वैसे करो, आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो, ठेके चाहिए ठेके ले लो, आपको या तो आपको जेल जाना है तो जेल चले जाओ, वो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। यहाँ भी वही किया जा रहा है, यही सब मानना जाना चाहिए। क्योंकि विपक्ष, कल तक तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और तमाम जो है एक मंच पर थे, राहुल गांधी के साथ खड़े थे, राहुल गांधी को नेता मान रहे थे। और अब स्थिति ये बन गई है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इंडिया गठबंधन को संभाल सकती हूँ, जबकि आप लगातार देखते रहते हैं कि ममता बनर्जी लगातार कोशिश करती है कि किस तरह से कांग्रेस को डैमेज किया जाए। अखिलेश यादव ने पिछले उपचुनाव में जो किया, जो 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव था, उसमें क्या किया? कांग्रेस को सीट देने को तैयार नहीं हुए। संभल वाले प्रसंग पे देखिए, संभल वाले प्रसंग पे जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों जाने लगे संभल मिलने के लिए, तो कहीं सपोर्ट नहीं खड़ा हुआ, लगा नहीं कि सब एक दल एक साथ है। और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से अलग जो है अपना अभियान शुरू कर रही है। अभी एक नया जो है आया कि प्रियंका गांधी जीत करके आई तो केरल में जो है उनके समर्थकों ने गाय काटी, और ये एक संत कहलाते हैं, कथित संत में मानता हूँ, राम भद्राचार्य जी, वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने जो है कि जीत पर जो है गाय काटी गई। कितनी भयावह बात है, जबकि मीडिया ने ही इसको कहा है। इंडिया टुडे को मैं देख रहा था कि इंडिया टुडे ने कहा कि ये फॉल्स खबर है, झूठी खबर है, और जो वीडियो दिखाया गया है गाय काटने का, वो मणिपुर के साइड का कहीं का बहुत पुराना वीडियो साइड है। अब इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है राहुल और प्रियंका को, ये क्या साबित करता है? और विपक्ष भी ऐसे मौकों पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होती है। और हम सब जानते हैं कि लगातार पैन इंडिया अगर कोई बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। बाकी रीजनल पार्टियां ठीक है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया या बीजेपी को नहीं जीतने दिया, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका से कैसे इनकार कर सकते हैं? ये जो माहौल बना है एक बीजेपी के खिलाफ, या देशों में जो देश के भीतर जो भी हुआ है, उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। वो चाहे कोरोना काल हो या और समय हो, लगातार राहुल गांधी सच के साथ खड़े रहे। और राहुल गांधी जहां जहां बीजेपी की गड़बड़ी है, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे अडानी की बात हो, तमाम मसलों पर जो है वो खड़े रहे। अब देखिए, उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है
पिछले 2-3 दिनों से आप देखिए कि संसद में क्या चल रहा है। उनको सोरोस के नाम पर, कि सोरोस फाउंडेशन से पैसा लिया और देश के खिलाफ रणनीति चलाई, जबकि सोरोस जो है उनका इन्वेस्टमेंट किस कंपनी के खिलाफ, किस कंपनी में हुआ है, और वो नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। तो सोरोस पे चर्चा हो सकती है संसद में, लेकिन अडानी पे चर्चा नहीं हो सकती। इस मुद्दे को लेकर के कि आप विपक्ष के नेता को आप जो है देशद्रोही साबित करने में लगे हुए, क्या विपक्ष को इकट्ठा नहीं होना चाहिए कि ये जो विपक्ष के नेता को, एलओपी को जो है देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि जब विपक्ष के नेता को देशद्रोही साबित किया जा सकता है, तो आम आदमी की क्या हैसियत है इस देश में। तो क्या माने कि विपक्ष के नेता बीजेपी से डर जाते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं? अगर ऐसा है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत विडंबनापूर्ण है। और राहुल गांधी को और कांग्रेस में, जो भी उनके कांग्रेस में चूंकि कांग्रेस के एकमात्र लीडर के तौर पे वो देखे जाते हैं, भविष्य के तौर पे देखे जाते हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं ठीक, लेकिन जिनका, जहां राहुल गांधी जिस तरह से लोकप्रिय है, उसमें तो है उनका एजेंडा बीजेपी का कि कैसे राहुल गांधी को खत्म किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के खत्म किए जाने का मतलब है कि देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा। रीजनल पार्टियों में इतनी हैसियत नहीं है कि पैन इंडिया बन सके, तो बीजेपी की लगातार कोशिश। लेकिन यह है कि बीजेपी की इस कोशिश में, या सही षड्यंत्र में कहिए, कोशिश से ज्यादा बेहतर षड्यंत्र कहा जाएगा कि विपक्ष के नेता कैसे आ जाते हैं। और अगर विपक्ष के नेता अगर इसी तरह कांग्रेस पार्टी को, या जो इंडिया गठबंधन बना उसको अविश्वसनीय बनाते रहेंगे, उसके खिलाफ फैसले लेते रहेंगे, तो फिर तो राहुल गांधी की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। तो क्या ये अब जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के भीतर बदलाव करें और पूरे देश में पार्टी में नई जान फूंकने के लिए काम करें? पहले संसद में लड़ाई चल रही है, संसद के बाहर लड़ाई चल रही है, सब सही, लेकिन चूंकि अभी चुनाव में भी वक्त है, अभी 2024 का चुनाव होने के बाद 2029 में चुनाव होगा, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पहले अपने संगठन पे ध्यान दे, राहुल गांधी पहले अपने संगठन पे ध्यान दे, और हर स्टेट में बनाए, नई कमेटी तय करे, लोगों को जोड़े, आम आदमी को खड़ा करे। क्योंकि वो जो एक तो स्लीपर सेल से मुक्ति पानी होगी, जो राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात चुनाव के दौरान के दो तरह के गधे होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, घोड़े होते हैं, सॉरी क्षमा करें, गधे नहीं घोड़े होते हैं, दो तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा जो सेना में लड़ने वाले के काम आता है, और एक घोड़ा जो है बाराती में नाचने का काम करता है। हमको लड़ने वाले घोड़े चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपने संगठन में ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, और पूरे अपनी टीम तैयार करें जिसमें आम आदमी के साथ कैसे कनेक्शन है, क्योंकि ये केवल पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। और राहुल गांधी जो एक बात कहते हैं वो मुझे भी अच्छी लगती है, कि ये जो देश है वो राहुल गांधी विरासत है, क्योंकि इस देश के साथ राहुल गांधी की फैमिली का बड़ा गहरा संबंध है, खून का संबंध है। उनके नाना जी हों, उनके दादाजी हों, उनके पिताजी हों, उनकी दादी हों, तमाम लोगों का जो है इसमें योगदान है। इवन सोनिया गांधी ने भी किस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया, और ढेर सारे कानून जो बने, जो किसानों के हित में, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, जो और कानून बने, राइट टू फूड बना, राइट टू एजुकेशन बना, उनके दौरान बना। आज भले देश के नागरिकों को बहुत, जो बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो है अंधभक्त बने हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत चीजों को समझता है, राजनीति को समझता है, और जो देश में एक अच्छा देश बनाना चाहता है भारतवर्ष, उसको पता है कि कांग्रेस का क्या योगदान है इस देश के निर्माण में, गांधी फैमिली का क्या योगदान है इस देश के निर्माण में। इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको जमीन पर उतारने की जरूरत है, और ये राहुल गांधी को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के भरोसे, विपक्ष के दलों को इकट्ठा करके अगर खाली लड़ना चाहते हैं तो फिर बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से साजिश की जा रही है, वो साजिश किसी दिन कुछ और गुल खिला सकती है। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।